अब तो मैं ये कहता हूँ कि डिक्शनरी से शायद हमें तो वेंटिलेटर वर्ड नहीं हटा देना चाहिए। पेड़ों से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होता है ना, तो सब पेड़ लगाए। और चूँकि राजस्थान है तो सोलर एनर्जी की अपार मतलब की संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लॉइट करने की, मगर ऐसी जगह पे लगाओ ना उसको जहाँ पे जो बंजर भूमि है, जहाँ पे पेड़ नहीं है कोई भी, है ना, उस जगह पे लगाइए। आप अगर पेड़ काट के यदि कोई सोलर एनर्जी की पैनल लगाता है तो वो तो मेरी समझ से बाहर है। पेड़ काट के तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा, और वो भी खेजड़ी जैसा पेड़ जिसको कि मतलब कि बिश्नोई कम्युनिटी है कब से 300 400 500 साल से प्रिजर्व करती आ रही है, या फिर वो बाकी जगहों पर नेचुरल भी लगा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आपको अपनी जयपुर सिटी के सिटी प्लानर का नाम भी मालूम है। तो सबसे बड़ा रोल सिटी प्लानर का, बिल्डर्स नॉट प्लानर, बस सभी लोग बिल्डर को जानते हैं कि ये मेजर बिल्डर यही है। और ये भी आपको पता है बिल्डर का पैसा किसका पैसा लग रहा है उनके पीछे। कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग बन रही है, पूरा ग्लास लगा हुआ है उनमें। आप चाहिए गुड़गांव चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ये ग्लास ज़्यादा होता है टेम्परेट कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। नोट किया होगा आप, कार जब गर्मी के सीज़न में बाहर पार्क करते हैं और उसको सडनली जब दरवाज़ा खोल अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो बिल्कुल अवन बना होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। इस अपने घर का टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री चल रहा है, अंदर उन्होंने 18 डिग्री टेम्परेचर कर रखा है, और फिर उसके बाद कंबल ओढ़ के सोते। बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत वनरेबल हैं, साथ में डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, ये सब को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि बाहर वो निकल रहे हैं और ये टेम्परेचर बहुत हाई है। जो हमारी सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली ले लो, मुंबई, जयपुर जैसे भी सिटीज़ हैं, आप ये देख रहे हैं कि एकदम रैम्पेड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये संकट बड़ा खड़ा हो रहा है। हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए, उसके चलते जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है। तो अब ये आ रहा है, पहले तो दिन गर्म हो रहे थे, अब रातें भी गर्म हो रही है, मिनिमम टेम्परेचर भी जो है बढ़ रहा है। मौसम सबको प्रभावित करता है, भले ही वो व्यक्ति हो, वनस्पति हो या जीव जंतु हो। हमारे साथ आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक आनंद शर्मा जी है। सर, स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे मौसम कैसे बदल रहा है। हम 2-3 दिन से यहाँ निमली में बात कर रहे हैं पर्यावरणीय संकट और मौसम पे। क्या लगता है आपको ओवरऑल अभी की जो स्थितियाँ हैं उनको लेके? हाँ, देखिए, उसमें दो तरह के संकट। एक तो ये है कि भाई जो अब जिस तरह से हम लोग मतलब कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमको उनको सबको रिसोर्सेज उपलब्ध कराने हैं, घर उपलब्ध कराने हैं, कपड़ा, हर तरह की चीज़ें उनको उपलब्ध कराने। तो जब आप ये करते हैं तो आप फैक्ट्रीज लगाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, और उसके चलते जो है ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन होता है। और उसको आपको मालूम है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो रेडिएशन वापस जाती है अर्थ से, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, और उससे फिर धरती का तापमान बढ़ रहा है। और हमारा डेटा भी शो कर रहा है कि पिछले 100 साल में करीब 1 डिग्री जो है धरती का तापमान, खासकर भारत में, ये बढ़ा है। तो एक तरफ तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का संकट है। एक दूसरी बात ये कि जो हमारी सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली ले लो, मुंबई, जयपुर जैसे भी सिटीज़ हैं, आप ये देख रहे हैं कि एकदम रैम्पेड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इतना कंस्ट्रक्शन है, सारे जिस सिटी में चले, जिस कॉलोनी में चले जाइए, आपको हर जगह जो है कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन भी ऐसा है, आज तो अब मुंबई और दिल्ली वगैरह में तो, और गुड़गांव में आप जाएंगे तो 50, 60, 70 माले की बिल्डिंग्स बन रही हैं, मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो सड़कें हैं वो नैरो रह गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा हमने एक कॉन्क्रीट जंगल मतलब कि खड़ा कर दिया है। और कई सिटीज़ में तो, मुंबई में तो ग्रीनरी भी नहीं है, दिल्ली में तो एटलीस्ट काफ़ी सारी ग्रीनरी है, और जयपुर में भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। तो ये संकट बड़ा खड़ा हो रहा है। हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए, उसके चलते जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है। यानी कि सिटीज़ जो है, ये जो कंक्रीट है, पेवमेंट्स हैं, आपके सड़कें हैं, उसमें एसफॉल्ट लगा हुआ है, वो सारा जो है दिन में जब हीट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जब सनसेट हो जाता है उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज़ करता है। तो रात भी गर्म हो रही है। तो अब ये आ रहा है, पहले तो दिन गर्म हो रहे थे, अब रातें भी गर्म हो रही है, मिनिमम टेम्परेचर भी जो है बढ़ रहा है। तो और सिटी में भी आप चले जाएं तो कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जो हो सकता है वो जो है 4 से 5 डिग्री ज़्यादा तापमान हो, जहाँ की ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है। तो इंट्रा अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं सिटी के अंदर भी, तो वो एक समस्या भी आ रही हैं। तो उसके चलते फिर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उनका एसी, घरों में लोग हैं, वो आजकल उनको बड़ा शौक है एसी एनवायरनमेंट में रहना, 18 डिग्री के टेम्परेचर पे अंदर रहना है। तो वो इतनी सारी हीट है, उससे भी पंप हो रही है सिटीज़ के अंदर। तो अर्बन हीट आइलैंड भी है एक वो है। साथ में एरोसॉल्स हैं, यदि आपके जो ब्लैक कार्बन निकलता है कार से और जो बर्निंग वगैरह से, बायोमास बर्निंग से, वो ब्लैक कार्बन भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी टेम्परेचर को रेस कर रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और कुछ डेटा ऐसा भी सामने आया है, कुछ सिटीज़ के अंदर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और क्लाउड जो है, क्लाउड कवर बढ़ रहा है। तो क्लाउड कवर भी, यदि खासकर रात को यदि क्लाउड कवर बढ़ता है तो उससे क्या होगा आपको कि जो रेडिएशन वापस जाती है वो नहीं जा पाती, और नाइट टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा।
और उसके अलावा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यदि सिटी पे डेवलप हो जाए, हाई प्रेशर, तो क्या होता है आपके विंड्स ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वो भी वार्मिंग करती हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इसको जो है टेम्परेचर्स को, सिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, और उसके चलते जो है जो उसका इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे भी आ रहा है, जैसे आपने बोला, वो एग्रीकल्चर पे भी पड़ रहा है, वो मतलब कि आपकी लाइफ्स पे भी पड़ रहा है, लाइवलीहुड पे भी पड़ रहा है, वाटर सिक्योरिटी पे पड़ रहा है। तो इसके मल्टीपल इसके इफेक्ट्स हैं। आपने बताया कंक्रीट के जंगल, भारत में इमारतें बड़ी सुंदर बन रही हैं यूरोप जैसी। मैं आपका डायलॉग सुन रहा था, तो क्या लगता है कि ये जो सुंदर इमारतें हैं, वो जो जंगल कंक्रीट वाला सुंदर दिख रहा है, ये कैसा हमें प्रभावित करेगा? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो जिस तरह की आपने देखा ना, जो कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग बन रही है, पूरा ग्लास लगा हुआ है उनमें। आप चाहिए गुड़गांव चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ये ग्लास ज़्यादा होता है टेम्परेट कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और रेडिएशन अंदर आ जाती है, तो वो बिल्डिंग का टेम्परेचर बढ़ाती है, तो उनको वो चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो रेडिएशन अंदर जाती है और तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगी, तो आपका एसी का बिल जो है 25 से 30% बढ़ जाएगा। जैसे आपने नोट किया होगा, आप कार जब गर्मी के सीज़न में बाहर पार्क करते हैं और उसको सडनली जब दरवाज़ा खोले अंदर जाते हैं, तो देखते हैं वो बिल्कुल अवन बना होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसके अंदर। तो सेम चीज़ इन बिल्डिंग का हाल हो रहा है। तो कौन इनको एडवाइस कर रहा है ये ग्लास बिल्डिंग्स बनाने के लिए? आर्किटेक्ट्स जो हैं, बिल्कुल मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उनके लिए इजी होता है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, क्या रीज़न है? तो वो बिल्कुल ग्लास की बिल्डिंग्स नहीं बननी चाहिए यहाँ पर। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उसमें कोटिंग लगी है, उससे रिफ्लेक्ट, मगर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप एसी का बता रहे हैं, एसी में भी एक मार्केट में एक सब प्रोडक्ट आया है, एसी कंबल। आप एसी चला रहे हैं और एसी वाला कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। नहीं, देखिए वही सबसे बड़ी बात हो रही है। लोगों में एक नया ट्रेंड चला है, यंगस्टर्स कह लो, बड़ों कह लो, कि एसी, अपने घर का टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री चल रहा है, अंदर उन्होंने 18 डिग्री टेम्परेचर कर रखा है, और फिर उसके बाद कंबल ओढ़ के सोते हैं। अरे भाई, आप उसको टेम्परेचर को 26 के आसपास करिए, मैं तो कहता हूँ 30 पे भी रखिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे यदि आप ना, अंदर 18 है और बाहर 48 है, तो जैसे ही आप हीट पे जाएंगे और किसी कारणवश वहाँ फंस गए, तो आपको स्ट्रोक आ जाएगा। दूसरी बात यह कि समझ लीजिए बिजली पावर, अच्छा, जब सभी लोग एसी यूज़ करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा पावर का, और पावर फेलियर हो गया तो, और ग्लास की बिल्डिंग है आपकी, फिर आप क्या, तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके अंदर डिहाइड्रेशन की दिक्कत और ये हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये, और उसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत वनरेबल हैं, साथ में डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, ये सब को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि बाहर वो निकल रहे हैं और ये टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उनकी हेल्थ होगी, उनकी हीट स्ट्रोक भी आ सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमारा एडवाइस उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इन्फॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग। यानी मौसम विभाग जो जिस तरह जारी कर रहा है कि आने दिनों में भाई तापमान 40-50 के बीच में रहने वाले हैं, या 45 के डिग्री रहने वाले हैं, और हीट वेव होने वाली है, तो आप बाहर 11:30 से 3:30 बजे के लिए ज़रूरी नहीं है तो ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो निकले, पर वर्कर हैं, उनको तो काम करना है, उनको रोज़ी रोटी कमानी, उनको तो रहना ही है बाहर। तो उनको क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, कपड़े लूज़ पहन के रखें, सिर कवर करके रखें, और बहुत ज़्यादा हैवी लोड वाला काम बड़े केयरफुली करें, या तो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें थोड़ी उस समय में, और नहीं तो बीच बीच में रेस्ट लें। तो उसमें ये भी बात आ रही है जो हम लोगों को, कि हम ये चीज़ें फोकस, जहाँ बड़ी बड़ी लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, हो सकता है उसके पास वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, मगर वैसे तो मौसम विभाग आज की डेट में टेलीविज़न, हो सकता है उनके पास टेलीविज़न नहीं, मगर मोबाइल तो सबके पास है, उसमें रेडियो भी है, तो वो रेडियो के माध्यम से उन लोग वर्कर्स वो सुन सकते हैं। और दूसरा, हम लोग मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिटी के अंदर, कि भाई ये साइट है, इसमें 1000 या 2000 या 5000 वर्कर काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलो भैया ये फोरकास्ट तुम्हारे को गई है, तुम आगे इसका ध्यान रखिए, कोई चैम्बर्स बनाइए, कुछ शेल्टर्स बनाइए जहाँ पे कूलर वूलर लगा हो और पानी की व्यवस्था हो, तो जो थोड़ी देर आए रेस्ट कर ले 5-1 मिनट, और फिर उसके बाद पानी पी के फिर चले। अन्यथा सर प्रोडक्टिविटी तो प्रभावित हो रही है, चाहे वो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी हो, चाहे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी हो, या चाहे किसी भी तरह की, निश्चित तौर पे बिल्कुल सही है। देखिए, इवन जो काउज हैं, एनिमल्स हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एग के ऊपर प्रोडक्शन पे जो होगी उसमें फ़र्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर में फ़र्क पड़ेगा। नेचुरली भाई आपकी क्रॉप जो है, यदि टेम्परेचर्स हाई होंगे तो उसको मान लीजिए 120 दिन में फसल को पूरा करना है, वो 110 दिन में हो जाएगी, तो आपका वो 10 दिन के फोटोसिंथेसिस चली गई, तो उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। पानी जो है आपका, कहते हैं मतलब कि नेचुरली, और वो खासकर यदि बहुत लंबे समय बारिश भी नहीं होती है, तो जो सॉयल में पानी है वो सब तो एवापोरेट कर जाएगा,
तो वो भी नहीं बचेगा, तो उससे भी रिजर्वायर पे, वाटर सिक्योरिटी पे, वो सब इश्यूज भी हैं इसके अंदर। सर, ये डाइवर्सिटी काफ़ी चेंज हो रही है। कुछ लोग इस कार्यशाला में आए, वो बता रहे हैं कि मेघालय में सूखा पड़ रहा है, जैसलमेर में 35-35 किलोमीटर पानी पड़ा हुआ है। क्या मौसम ने करवट ले ली है देश नहीं, की? देखिए ये एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी सर। वैसे ही हम मानते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हमारा राजस्थान, ये बहुत ड्राइएस्ट एरिया है कंट्री का, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेटेस्ट है, जिसमें ज़्यादा बारिश होती है, कम होती है। मगर ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बारिश होती नहीं है। जब जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है बे ऑफ बंगाल में और वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो मध्य प्रदेश होता है वो राजस्थान और गुजरात को बहुत बारिश देता है, या कभी साइक्लोन बन जाता है तो ज़बरदस्त बारिश दे देता है। तो वो कोई अनयूजुअल फीचर नहीं है। मगर हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि अरेबियन सी में अब जो है साइक्लोन जो है ज़्यादा बनने लगे हैं, और वो ज़्यादा बन के यदि राजस्थान गुजरात की साइड जाते हैं तो ज़्यादा वर्षा दे देंगी। तो वो एक है फीचर। और वहीं हम बात कर लें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में ये है कि जो शिलोंग वगैरह है, आपको मालूम है वहाँ पे जो है मौसिनराम और चेरापूंजी वाले एरिया हैं जहाँ की हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर। मगर वहाँ हुआ क्या है कि लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब पेड़ को काट दिया। उससे क्या होगा, जब मोटी मोटी बूंदें जब मिट्टी पे गिरेंगी तो उसने लूज सॉइल को कहते हैं इरोड कर दिया, उससे वो कटाव करके बह के चली गई। तो अब ऊपर क्या है, जो टॉप सॉइल होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसी में सब कुछ उगता है। अब वो जब एक बार चली गई तो उसमें ना घास उग रही है, ना कोई पे पौधा उगेगा। तो सबसे बड़ी आप ये ध्यान रखिए। और अच्छा, दूसरा, जब आपके गिर रहा है पानी, आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बारिश तो हो गई वहाँ पर, तो आप उसको पानी को, तो कुछ पानी को ज़रूर हार्वेस्ट करें। एक दूसरी, सॉइल को जो है बिल्कुल कहते हैं दोबारा से रीले करें, और ग्रासेस से शुरू करें, जिससे कि ग्रास जो है सॉइल को मजबूत पकड़ के रखेगी। और यदि हम ये करते तो धीरे धीरे वो ग्रीनरी को फैलाना है, जिससे कि फिर धीरे धीरे जब बारिश पानी गिरे तो वो नीचे सीप हो और ग्राउंड वाटर को बढ़ाए। तो मुझे लगता है ये किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम है कहीं देयर इज़ ए लैक ऑफ विल, मतलब रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे प्रॉब्लम को। और ये तो जिसे कहते हैं कि बड़ी विडंबना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से डिफॉरेस्टेशन करके सॉइल इरोजन बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में तो फिर आप देखेंगे ज़्यादा लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होगा, और ये सब समस्याएँ आएंगी। सर, मैं एक बार फिर से आऊँगा आपको हीट वाला। जैसे हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन बदला है हमने, पुराना जो सिस्टम था वो ठीक था, या अभी हमारे जो नए विश्वकर्मा जो डिज़ाइनर हैं, जो जिनको हम बिल्कुल नहीं, देखिए पुराना जो ट्रेडिशनल जो है नॉलेज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर हो, चाहे इवन आप बिश्नोइस को देख लीजिए, उनका ये था कि सिर कट जाए मगर पेड़ नहीं कटना चाहिए, राइट। तो उन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट करा, और यही रीज़न है कि वहाँ पे आप जाएंगे तो उन रीजन में जहाँ पे ये खेजड़ी के पेड़ उन्होंने प्रोटेक्ट करें, वहाँ ग्रीनरी भी ज़्यादा है, पेड़ उनके नीचे बैठेंगे तो जानवर भी बैठ सकते हैं, इंसान भी बैठ सकता है। तो वो माइक्रो क्लाइमेट उन्होंने मॉडिफाई किया है, बढ़िया किया है, राइट। तो अब सवाल ये आ रहा है, और बिल्डिंग डिज़ाइन भी, यदि पुराने अब ट्रेडिशनल डिज़ाइन देखोगे तो वो मिट्टी के जो घर होते थे, और जो ऊपर भूसे की या उससे बनाई जाती थी छत, वो बिल्कुल बहुत सही थी उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब भी, क्योंकि अब तो लोगों के वो आ गया, मगर आप उसको, अब जैसे आपने यहाँ देखा होगा CSC में उन्होंने एक रास्ता बनाया, उसमें लकड़ी वो बना के, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। यदि आप वो सीमेंट का बना देंगे तो आप गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक चीज़, और आपको बिल्डिंग डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और मोटी दीवार होनी चाहिए, छत भी ऊँची होनी चाहिए, उन पे ध्यान होगा, और आसपास पेड़ होने चाहिए। तो वो जो है सारा जो है आपको कूलर माइक्रो क्लाइमेट में बना। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम तो विपरीत, उसके विपरीत कर रहे हैं। जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं, वो जो जिस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है हमारी सिटीज़ के लिए, चाहे वो राजस्थान हो। सिटी प्लानर्स, सर, सिटी प्लानर्स के तो मुझे मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको अपनी जयपुर सिटी के सिटी प्लानर का नाम भी मालूम है। तो सबसे बड़ा रोल सिटी प्लानर का, बस सभी लोग बिल्डर को जानते हैं कि मेजर बिल्डर यही है, और ये भी आपको पता है बिल्डर का पैसा, किसका पैसा लग रहा है उनके पीछे। तो सवाल ये हो रहा है कि बिल्डर, सर गुड़गांव आपको बताया कि प्रॉपर्टी डीलर ने बनाया है, जो प्रॉपर्टी डीलर, गुड प्रॉपर्टी डीलर खा गए, गांव बचा है, पूरा बचा। नदी चली गई, साहिबी नदी होती थी जो आपके राजस्थान से निकल के आती थी, वो नदी का नामो निशान नहीं है आज की डेट के अंदर, क्योंकि उसी के ऊपर मकान बन गए, इसलिए वहाँ फ्लडिंग होती है आज की डेट में। तो टाउन प्लानर का रोल यही है कि टाउन की प्लानिंग करे प्रॉपर, कि भाई किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका बिल्डिंग डिज़ाइन क्या होना चाहिए। अब आप देखेंगे पहले जितनी भी बिल्डिंगें होती थी उसमें ना वो छज्जे होते थे। छज्जे इसलिए होते थे कि वो सन लाइट, डायरेक्ट लाइट को रोकता था और लाइट को आने देता था, तो दिन घर में लाइट भी रहती थी मगर टेम्परेचर राइज नहीं करते थे। और मोटी दीवार का भी वही रोल था। और तो स्लोप वाली का ये था कि ज़्यादा बारिश हो गई तो उससे भी बचा लेगा। तो
और ऊंची छत होगी वो भी होगा। अच्छा, वेंटिलेटर, अब मुझे पता नहीं राजस्थान के घरों में वेंटिलेटर पहले होते थे कि नहीं होते थे, रोशनदान होते थे? अब तो मैं ये कहता हूँ कि डिक्शनरी से शायद हमें तो वेंटिलेटर वर्ड नहीं हटा देना चाहिए कि किसी बिल्डिंग में आज में वेंटिलेटर नहीं दिखता। नहीं तो पुरानी जितनी भी बिल्डिंग ऑल अक्रॉस इंडिया चली जाइए उनमें खिड़की होती थी और वेंटिलेटर, बिल्कुल, क्योंकि खिड़की से जो है ठंडी हवा आती है और जो गर्म हवा हम सांस लेते हैं या कोई अंदर जलाते हैं चीज़, तो जैसे कोई खाना बनाना तो हीट निकलती थी, वो वार्म एयर जो हल्की होने से ऊपर जाती थी और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती थी। तो ये एयर सर्कुलेशन बना रहता था। अब हम लोग ये कह रहा वेंटिलेटर बंद कर दी, बनाने नहीं छोड़ दिए। हम तो अब ये कह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग वास्तु और इस पे बात कर रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, वास्तु में करिए आप, आस्था है आपकी, करिए, मगर वेंटिलेटर लाइए, वेंटिलेशन बना के रखिए बिल्डिंग के अंदर, घर में रोशनी आए और हवा प्रॉपर आए। बिल्कुल, हमें तो कहते थे कि उत्तरी जो ईस्टर मतलब सन फेसिंग होना चाहिए, इसीलिए कि सूरज सुबह सुबह की किरणें जो है बहुत हीट नहीं होती उसके अंदर, और वो आती हैं तो जो छोटे मोटे कीटाणु उसको भी मारेंगी, तो वो बड़ी अच्छी बात थी बिल्कुल। मगर अब क्या हो गया कि आपको ना तो घर में धूप आ रही है कहीं से, ना हवा आ रही है, तो वेंटिलेशन, आपका घर बिल्कुल एक डिब्बे की तरह बंद पड़ा है बिल्कुल। तो अंदर वो, और ध्यान रखिए बाहर लोग पोल्यूशन की बात करें, घर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आज की डेट के अंदर, राइट? बिल्डिंग्स है, दे आर सिक बिल्डिंग्स, वो इतनी उसमें फर्नीचर से गैसेस निकल रही हैं, फॉर्मल्डिहाइड निकल रही है, कुछ और निकल रहा है, तो वो दिस इज ऑल जो ये मिक्स है टोटल। फाइबर शीट्स यूज़ कर रहे हैं हम अब ज़्यादातर उसके लिए, छाया के लिए। नहीं, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे जाना है। सबसे बड़ी नेचर बेस्ड सोल्यूशन के कहने का मतलब है कि अब जैसे आपने यहाँ देखा, या तो आपने वो जो लकड़ी से बनाई छत जैसी दिख रहे हैं आप यहाँ पर बनाई, मतलब जो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया वैसा बनाएं, उसके ऊपर एक कोई बेल चढ़ा दें। तो बेल, जब ग्रीन बेल चढ़ जाएगी उसके ऊपर तो क्या होगा, वो अपने आप ही टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम कर देगी आपका। फिर आप पेवमेंट्स बना रहे हैं, पेवमेंट में जरूरी नहीं सारा उसका बनाएं, अब बीच बीच में घास रखें, उससे पानी नीचे भी जाएगा और कूलिंग भी होगी। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आज की डेट में, प्राकृतिक सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्रीनरी को बढ़ाना है। और मगर वो सवाल ये हो गया कि एक पेड़ में जो ज़मीन लगती है, लोग कहते हैं इतनी ज़मीन बेचूंगा तो मुझे ये प्लॉट तो इतने का पैसा आएगा, और मगर ये नहीं देख रहे कि जो फ्री की सर्विसेज हमें इकोसिस्टम से मिल रही हैं। हवा, अब देखिए वही ये बोल रहा था, यदि पेड़ों से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होता है ना तो सब पेड़ लगाते, मगर प्रॉब्लम हवा मिल रही है ना, बिल्कुल, ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए नहीं हम लगा रहे शायद, जबकि हवा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे हम लोग। कोविड के वक्त देखा भी था। तो ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट, तो पेड़ लगाएं, और इससे ऑक्सीजन मिल रही है, पोल्यूटेंट्स को कम कर रहे हैं, वो आपको कूलिंग कर रहे हैं अपने माइक्रो क्लाइमेट की, और कितने सारे हमारे कपड़े, खाना पीना सब तो वहीं से आ रहा है। तो हमें उस पर, नेचर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और ग्रीनरी को बढ़ाना होगा, और बिल्डिंग बाई लॉज जो हैं उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो होनी चाहिए कि बाई लॉस को फॉलो करना है, कि कितनी बिल्डिंग की, मतलब कि वही पता है, कॉस्ट कटिंग करनी है, बिल्डर को तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो बिल्डिंग मोटी दीवार क्यों बनाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्डिंग्स की जो बाई लॉज हैं, बिल्डिंग से लॉज हैं, वो तो बड़े क्लियर हैं, उसमें तो है, और हो सकता है कहीं पे शायद उन्होंने थोड़ा सा उनको डाइल्यूट कर दिया होगा कि इतनी दीवार की पतली दीवार कर दी, तो उसका तो फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा रीलुक करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि जो बिल्डिंग के बाइलॉस हैं उसको भी सुधारें, मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन उसमें भी सुधार करें, और नेचुरली कहाँ बननी चाहिए बिल्डिंग, नदी में बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल सर, है ना, नाले में बिल्डिंग बनी, फिर जब फ्लडिंग आती है नुकसान होता है तो कहते हैं कि ये तो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो वो भी देखना है कि नदी से कितनी 200 मीटर तक कोई बिल्डिंग नहीं अलाउ है। सर, राजस्थान में हमारे सोलर का बहुत बड़ा काम है, उस चक्कर में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे गए हैं, और पुराने ज़माने में ओरण और गोचर की व्यवस्था हुआ करती थी, वो ख़त्म कर रही है 2-3 कंपनियां हैं। क्या सोचते हैं इसको लेके, ठीक है कि साहब हमें सोलर एनर्जी हमारी प्रायोरिटी है या और कुछ? नहीं, देखिए, सोलर एनर्जी तो हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, और हम तो, हमारे पास तो है भी नहीं, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं सारा, जी बिल्कुल, तो हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी में डेफिनेटली जाना है, चाहे वो विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो। मगर चूँकि राजस्थान है, वहाँ पे क्लाउडीनेस कम होती है, ज़्यादा दिन सूरज चमकता है, तो सोलर एनर्जी की अपार मतलब की संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। मगर ऐसी जगह पे लगाओ ना उसको जहाँ पे जो बंजर भूमि है, जहाँ पे पेड़ नहीं है कोई भी, है ना, उस जगह पे लगाइए। अब अगर पेड़ काट के यदि कोई सोलर एनर्जी की पैनल लगाता है तो वो तो मेरी समझ से बाहर है, दैट्स नॉट ए गुड सोल्यूशन एट ऑल।
बंजर भूमि में जिसे किसी की काम नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं लगता है, वहाँ पर आप सोलर पैनल लगाइए ना, जितने मर्जी लगाते हैं। आप लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उस एरिया में लगाइए आप और वहाँ पे फिजिकल। बट पेड़ काट के तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा। और वो भी खेजड़ी जैसा पेड़ जिसको कि मतलब कि बिश्नोई कम्युनिटी है कब से 300 400 500 साल से प्रिजर्व करती आ रही है, या फिर वो बाकी जगहों पे नेचुरल भी लगा हुआ है। राजस्थान का स्टेट ट्री है और उसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। यदि उसको काट रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि आप स्टेट ट्री आपने इसको डिक्लेयर किया है और उसको आप उजाड़ रहे हैं और उसको आप काट रहे हैं। और हो भी सकता है कुछ लोग ये भी बोले नहीं जी इसको काट के हम कहीं और लगाएंगे। यदि उसको काट के आप दिल्ली में लगाएंगे या शिलांग में लगाएंगे तो मुझे क्या लेना देना उसका, वो तो वहीं पे चाहिए मुझे वो पेड़, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, मेरा तो ये मानना है। सर और कोई बात आप जो बताना चाहें? मैं ये सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि देखिए आपके समय में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, इंडिविजुअल का भी देखिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने सरकारों पे हम कई बार डाल देते हैं, इंडिविजुअल को भी देखना है कि भाई आज क्या होता है, नीड और ग्रीड में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। हर ग्रीडी हो गया, एक घर चाहिए, घर भी बड़े बड़े चाहिए उनको, ज़्यादा बेडरूम चाहिए, और एक भी नहीं 2 घर चाहिए, 3 घर चाहिए, कारें भी हर घर में 3-3 कारें हो रही हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है कि दिखावे के लिए हम ये सब कर रहे हैं? जहाँ मेट्रो है मेट्रो का यूटिलाइज़ करिए, बसेस हैं उनका मतलब जो हमें प्राइवेट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ेगा, और सरकारों को भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो उससे है कि लोग कारें छोड़ेंगे, ये सब छोड़ेंगे, पर प्रॉब्लम फिर वो आप कहोगे मेरी इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी, मेरी जीडीपी नीचे चली जाएगी, वो भी एक समस्या है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको जीडीपी को भी बढ़ाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, और अपने लाइफस्टाइल को भी ऐसे करना है कि भाई जिससे हम पर्यावरण को नुकसान ना करें। मेरा कार्बन फुटप्रिंट, जिस तरह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिस तरह मेरा कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह की मैं कपड़े पहन रहा हूँ, एक एक घरों में चले जाए, लोगों को आज अथा है। आज प्रॉब्लम लोगों की कमी की नहीं है, अतिरिक्त ज़्यादा एक्स्ट्रा है, उसकी कमी है हमारे पास। तो वो अपना लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करें, अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, और अपना जो हैंड प्रिंट है उसको बढ़ाएं, यानी पॉजिटिव एक्शन टू रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और उसके साथ साथ मैं एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इन्फॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग। जो मौसम विभाग आपको चेतावनी देता है, पूर्वानुमान देता है, उसको सुनिए, और जब आप दिनचर्या शुरू कर रहे हैं तो उसको अपनी प्लानिंग में लीजिए, जिससे कि जो मौसम के दुष्परिणाम होंगे उससे आप बच सकते हैं, और जो मौसम के जो गुड वेदर है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब बारिश आने वाली है, अब आपको लगा यार बारिश आने वाली है तो मैं कोई नीचे वो ऊपर छत से इस तरह से पानी को लूँ, हार्वेस्ट कर लूँ, और नीचे एक टैंक बना के रख लूँ, मेरा साल भर का पानी निकल आएगा। एटलीस्ट धोने वोने के लिए कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए तो आ ही जाएगा, पीने के लिए ना भी आए। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आप वहाँ से भी अपनी पूरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ी जागरूकता हो। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में हर स्टेट में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जा के लोगों को सेंसिटाइज़ कर रहा हूँ इन मुद्दों से कि भाई क्लाइमेट चेंज का इशू भी है, अर्बन हीट आइलैंड का इशू भी है, आपका बिहेवियर में चेंज आपको लाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। इफ़ यू आर डूइंग दैट तो आप कोई भी आपदा से आप निपट सकते हैं, बच सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं, और जब अच्छा वेदर होगा उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आनंद शर्मा जी थे, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए सर बहुत धन्यवाद। और आपने हमें बताया कि बेहतर जीवन कैसे होगा, हमारे अपने कर्मों से ही, अपने तरीक़ों से ही, अपनी लाइफस्टाइल से होगा। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर करें कि कौन सी बात आपको सर की सबसे अच्छी लगी। थैंक यू।